हेलो एंड वेलकम टू लेजिट प्रेप। वेलकम बैक टू द वीकली करंट अफेयर सेशन। इस वीकली करंट अफेयर सेशन में हम लोग 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर के बीच जितने भी करंट इवेंट्स आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डील आउट करेंगे। एंड आई नो वी आर लिटिल डिले, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। इसी चैनल पे इसी प्लेलिस्ट के अंदर टिल एग्जामिनेशन करंट अफेयर्स के जितने भी आपके सिलेबस होंगे कंप्लीट कराए जाएंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, वी आर हियर। ओके, so let's deep down in the session and before that let's do our practice question जो कि पिछले सेशन में हम लोग ने छोड़ रखा था। so our practice questions were which Olympic gold medalist will serve as the torch bearer for the 2026 winter Olympic जो कि इटली में होने वाला है। so options were अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम एंड पीवी सिंधु। so ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, अभिनव बिंद्रा हम लोगों ने पढ़ा था। अभिनव बिंद्रा जो है फर्स्ट इंडिविजुअल थे जो कि इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीते थे बीजिंग ओलंपिक में 2008 में। एंड सेकंड, बस दो ही पर्सनल्स हैं जो कि इंडिया के लिए इंडिविजुअली गोल्ड मेडल जीते हैं। फर्स्ट जो अभिनव बिंद्रा है 2008 बीजिंग ओलंपिक में, सेकेंड जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा है जो कि जैवलिन थ्रो के लिए जीते थे। ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 10 और द प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर टुडे, अभिनव बिंद्रा। लेट्स मूव टू दी टुडेज सेशन जो कि वन लाइनर में अपॉइंटमेंट स्पोर्ट्स रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। ओके, फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड इस सेशन में नहीं है, सॉरी फॉर दैट। अवार्ड्स के रिलेटेड है एंड अदर इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं। एंड इन डेप्थ सेशन में जो है हम लोग के पास एक टॉपिक है एशियान, क्योंकि 47th समिट हुआ है हम लोगों का कोलालमपुर मलेशिया में। ठीक है ना। देन आफ्टर इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग देखिए यूजुअली देखते हैं एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार एंड में ना देख के सेक्शन वाइज ही हम लोग करते चलेंगे। ओके, लेट्स मूव टू दी फर्स्ट सेक्शन दैट इज अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में सबसे पहला अपॉइंटमेंट किसका हुआ है? जस्टिस सूर्यकांत का अपॉइंटमेंट हुआ है 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि इफेक्टिव होगा 24 नवंबर 2025 के द्वारा। ठीक है। तो अभी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने रिकमेंडेशन दिया होगा लॉ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को, एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को जो है रिकमेंडेशन देगा। एंड देन आफ्टर प्रेसिडेंट के ऑफिस के द्वारा जो है प्रेसिडेंट को जाता है एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट अंडर आर्टिकल 124(2) के अंदर किया जाता है। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल है। देन आफ्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन आता है मास्टर ऑफ रोस्टर्स किसको बोलते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही बोलते हैं। ठीक है। जो 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। ओके, लेट्स मूव टू दी ओके, एक और थी। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? H.J. कानिया थे हमारे। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज अबाउट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो कि है रिटायर्ड जस्टिस रह चुकी हैं, वो चेयरपर्सन अपॉइंट हुई हैं 8th पे कमीशन। 8th पे कमीशन, पे कमीशंस क्यों होता है? पे कमीशंस का काम जो है रिवीजन का होता है। किस चीज़ का रिवीजन? वो रिवीजन करते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे आउट है, जो कि सैलरीज हैं, वो एडिक्वेट हैं या नहीं है लिविंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। अगर वो नहीं होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को जो है बढ़ाया जाता है उनके सैलरीज को, उनके अलाउंस को। सो इस 8th पे कमीशन के जो है कौन अपॉइंट हुई हैं चेयरपर्सन? वो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हुई हैं। 7th पे कमीशन के कौन थे? अनिल कुमार मोहंता थे। एंड टू कमेंट फर्स्ट चेयरपर्सन, फर्स्ट सेंट्रल पे कमीशन का चेयरपर्सन कौन था? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो है पॉल बिया। पॉल बिया जो है सबसे ज़्यादा उम्र दराज, जो कि 92nd ईयर के हैं, 92 ईयर के हैं, हाईएस्ट एज्ड हेड ऑफ द कंट्री जो हैं कैमरून के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। कैमरून जो है एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि नाइजीरिया के पास पाया जाता है। एंड इफ़ यू वांट टू सी इन द मैप, डू सर्च इन द गूगल मैप। और अफ्रीकन कंट्री है, नाइजीरिया के पास, मैंने बता दिया। ठीक है। कैमरून के प्रेसिडेंट जो है पॉल बिया हैं और ये हाईएस्ट एज्ड हेड ऑफ द कंट्री है। ओके, सो दीज आर द 3 अपॉइंटमेंट। जस्टिस सूर्यकांत को 53rd चीफ जस्टिस ऑफ अपॉइंटमेंट किया गया है ऑफ द इंडिया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को अपॉइंट किया गया है द 8th पे कमीशनर चेयरपर्सन। पॉल बिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कैमरून जो कि हाईएस्ट
इज हेड ऑफ द कंट्री। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग सेक्शन वाइज ही क्वेश्चन करेंगे इस बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कौन अपॉइंट करता है। हम लोगों ने देखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ जस्टिस, करेंट चीफ जस्टिस, जो कि लॉ मिनिस्ट्री जाता है, पीएमओ जाता है, देन पीएमओ के बाद प्रेसिडेंट जाता है, एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट how often is central pay commission generally constituted in India। हर 10 साल पे कंस्टिट्यूशन होता है। पे कमीशन जो है हर 10 साल के बाद हुआ है, वैसे ही हर पे कमीशन जो है हर 10 साल के बाद बनाया जाता है। ठीक है, एवरी 10 ईयर, डू रिमेंबर इट। ओके, अनदर क्वेश्चन, दैट इज हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज सी, दैट इज जस्टिस H.J. कानिया। Option number C is correct. Let's move to the another question or section. Okay, next move to the another section, that is sports। इंडिया जो है टॉप पे है, मिडल टैली पे, इन विच साउथ एशिया सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कि कहाँ हो रहा है, रांची में हो रहा है, झारखंड का है सिटी। कहाँ हो रहा है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम है। ठीक है ना, उसमें इंडिया जो है मिडल टैली पे टॉप पे है विथ 20 गोल्ड, 18 सिल्वर मेडल एंड 20 ब्रॉन्ज मेडल। ओके, सेकेंड इज मैग्नस कार्लसन जो है जीते हैं क्लच चेस चैंपियनशिप 2025। मैग्नस कार्लसन वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर इन द वर्ल्ड चेस के रिलेटेड। एंड डू कमेंट वर्ल्ड चैंपियन कौन है अभी चेस में इंडिया का। ओके, नेक्स्ट इज इलामप्रीत ए जो है 90th ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के। इलामप्रीति ए जो है 90th ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के। ओके, दीज आर द इम्पॉर्टेंट 3 इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट जो है इंडिया जो है टॉप टैली पे है, मिडिल टैली में, साउथ एशिया सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन को जो है इस बार जीते हैं क्लच चेस चैंपियनशिप। एंड इलामप्रीति ए आर जो है 90th ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के। ठीक है, लेट्स move to the questions sections। the first question is about South Asia Athletic Championship जो है किस इंडियन सिटी में हो रहा है। so we have talked about कि जो है झारखंड के रांची में हो रहा है। ठीक है, to remember it। another is who was the first Indian to become a grand master in the chess। so it's important, विश्वनाथन आनंद जो है इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी चेस में इंडिया के रिलेटेड। ठीक है, अनदर सेक्शन दैट इज रिपोर्ट एंड इंडाइसिस। ओके, रिपोर्ट एंड इंडाइसिस में जो है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 एक रिपोर्ट है मर्सर फाउंडेशन का द्वारा। ठीक है ना, मर्सर से ये फाउंडेशन निकालता है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025। और इस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में आखिर है क्या। इंडिया का रैंक है 52nd, पेंशन के रिलेटेड जो है इसमें इंफॉर्मेशन है। और टॉप पे कौन है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। मोस्टली जो है लिविंग स्टैंडर्ड में जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है टॉप पे होती हैं, नेदरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड वगैरह। ठीक है ना, इंडिया जो है डी ग्रेड कैटेगरी में आया है। एंड वन मोर थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट, एशिया का एक लौता कंट्री है जो कि सिंगापुर है, अब उस ए ग्रेड में आया है। ठीक है ना, सो इंडिया का रैंक 52nd है। टॉप पे कौन है, नीदरलैंड है जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, टॉप 3 जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ही हैं। एंड फर्स्ट एशियन कंट्री जो कि ए ग्रेड में है वो है सिंगापुर। ओके, नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट ओके टॉप परफॉर्मर्स we have talk about is Netherlands, Iceland and Denmark, that is the Scandinavian countries। Global Fire Power Index 2025 हर साल आता है और जो है रैंक चेंज नहीं हुआ है। सो टॉप पे हमेशा कौन रहता है, यूएस रहता है। सेकंड पे कौन रहता है, रशिया रहता है। थर्ड पे चाइना एंड फोर्थ पे जो है इंडिया रहता है। सो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स करता क्या है, जितने भी एम्यूनिशंस हैं, जितने भी आपके आर्म रिलेटेड आपके हेलीकॉप्टर्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, आपके एक्सपेंडिचर हैं ऑन डिफेंस, इसको स्टडी करता है ओवरऑल एंड कंट्रीज वाइज रैंक करता है कि
कौन सी कंट्री जो है कितनी पावरफुल है ऑन द बेसिस ऑफ मिलिट्री, ठीक है ना। सो ग्लोबल फायर पावर ही इस रिपोर्ट को निकालता है और इसमें इंडिया का रैंक 4th है, ठीक है ना, यूएस टॉप पे। ओके, अनदर दैट इज यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट निकाला है 2025 का, और इसका थीम है, रिपोर्ट का थीम क्या है, रनिंग एन एम्प्टी। ओके, आप रनिंग ऑन एम्प्टी से ही समझ सकते हैं कि क्या कंसर्न शो कर रहा है ये रिपोर्ट। रनिंग ऑन एम्प्टी का कंसर्न ये शो कर रहा है रिपोर्ट कि जो फंडिंग्स मिलने चाहिए, जो एडेप्टेशंस लिए जा रहे हैं, जो किसी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जो है, जो एजेंडाज को कंट्रीज मान रहे हैं, और डैट उनके एडेप्टेशंस के लिए फंड की ज़रूरत होती है। तो जैसे पेरिस एग्रीमेंट में हुआ था या फिर यूएनएफसीसीसी में हुआ था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो फंड आउट करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ ही हैं जिनका पॉल्यूशन करना, हमेशा से पॉल्यूशन कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है सबसे पहले वहीं से स्टार्ट हुआ था, एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर इवन नाउ डेवलपिंग, तो उन्होंने क्या ही पॉल्यूशन किया होगा। सो ओवरऑल यही बोला गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो फंड करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को टू एरिडिकेट द पॉल्यूशन एंड ओवरऑल क्लाइमेट को जो है बेनिफिट हो। तो जो फंडिंग चाहिए था इसके रिलेटेड वो था 300 बिलियन डॉलर, बट फंडिंग मिल कितना रहा है, वो even less than the 30 billion. So that's why इस रिपोर्ट का नाम है रनिंग एन एम्प्टी, दैट इज यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है विदाउट फंड रन हो रहा है, और इसका यही थीम है, एंड दैट व्हाट इज कंसर्निंग। ओके, अनदर थिंग दैट इज ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सेक्शन के रिलेटेड। Which country has topped the global pension index 2025? We have seen कि Scandinavian country ही टॉप पे रहते हैं इस लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑल में। सो ओके, दीज आर दी, ओके, इसमें जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं ऑलरेडी, तो आपको जो है कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा कि नीदरलैंड जो है टॉप पे है। ओके, अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज अबाउट what is the India's rank in the global firepower index 2025? So we have seen कि टॉप पे यूएस है, सेकंड पे रशिया है, थर्ड पे चाइना है, एंड फोर्थ पे इंडिया है, ठीक है ना। ओवरऑल इंडिया का रैंक 4th है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में। अनदर सेक्शन, दैट्स अनदर सेक्शन, अवार्ड्स। अवार्ड्स में सेक्शन में सबसे पहला अवार्ड जो है चीफ संजीव कपूर को जो है ऑनर किया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा एट द टॉप एग्री फूड पायनियर, ठीक है ना। इसके अंदर अलग अलग डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को भी मिला है, बट इंडिया के जो है संजीव कपूर को भी जो है ये अवार्ड मिला है टॉप एग्री फूड पायनियर, ठीक है ना। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन जो है बोरलॉग के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और वर्ल्ड फूड प्राइज जो है अगर आपको याद हो तो सबसे पहले जो है किसको मिला था, MS स्वामीनाथन को मिला था। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्री फूड पायनियर प्राइज, बट आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड फूड प्राइज जो है सबसे पहले किसको मिला था, MS स्वामीनाथन को मिला था। इट्स इंपॉर्टेंट, तो आप याद कर लो, ठीक है ना। और वर्ल्ड फूड प्राइज को फाउंडेशन को किसने स्टार्ट किया था, नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जो है वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आप MS स्वामीनाथन को जानते हैं तो आप समझ लो कि MS स्वामीनाथन अगर इंडिया के लिए उतना इंपॉर्टेंट है तो नॉर्मन बोरलॉग जो है वर्ल्ड के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। देन नेक्स्ट अवार्ड इज अबाउट श्रीलंका के जो ऑथर हैं वादरा चंद्रशेखर, उन्होंने उर्सुला के ले ग्विन प्राइज जीता है फॉर हिज फिक्शनल बुक और द नॉवेल रैकिस फॉल। ओके, रैकिस फॉल जो है बुक है, विजय वादरा चंद्रशेखर को जो है अवार्ड मिला है उर्सुला के ले ग्विन प्राइज, ठीक है ना। उर्सुला गुले ग्विन प्राइज का सिंपल सा यही है कि फिक्शनल स्टोरीज, फिक्शनल नॉवेल्स को जो है प्राइज देते हैं वो लोग, एंड प्राइस जो है $25,000 है। ये इंग्लैंड बेस्ड है, एंड अनदर थिंग ये स्टार्ट 2022 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट इज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को जो है ग्रांड ऑफ ऑर्डर मुकुनगवा मिला है। ओके, ग्रांड ऑफ ऑनर मुकुनगवा जो है साउथ कोरिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है, जो कि अभी यूएस प्रेसिडेंट जो है एशिया के विजिट पे थे तो साउथ कोरिया गए थे, तो साउथ कोरिया में जो है ग्रांड ऑर्डर ऑफ मुकुनगवा मिला है उन्हें। एंड साउथ कोरिया का अगर देखें हम लोग तो क्या है कैपिटल, साउथ कोरिया कैपिटल है
सियोल, एंड उसका जो करेंसी है वो कौन सा है, वोन है। येन जापान का है, वोन साउथ कोरिया का है। ओके, तो उसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगनगवा है, और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को मिला है। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर सेक्शन और इम्पोर्टेंट, ओके, अदर इम्पोर्टेंट थिंग, ग्रोकीपीडिया। ग्रोकीपीडिया जो है, ग्रुक, यू शुड हैव हर्ड अबाउट ग्रुक। अगर आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, करना चाहिए, बट वेरिफिकेशन ज़रूरी है, ठीक है। एंड इफ़ यू आर नॉट यूजिंग, यू शुड, बट यू शुड नो कि उसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो ग्रोक जो है एक एआई है, जो कि एक्स एआई कंपनीज के द्वारा बनाया गया था, जो कि एलन मस्क का है। एक्स ट्विटर था पहले, जो कि एक्स बाद में हो गया। ओके, सो ग्रुकीपीडिया जो है एक इंसाइक्लोपीडिया है, जहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन होता है, जैसे विकीपीडिया है वैसे ही इंसाइक्लोपीडिया जो है ग्रुकीपीडिया एक है, एआई पावर्ड इंसाइक्लोपीडिया है ग्रुकीपीडिया। किसने बनाया है, एक्स एआई के कंपनी ने। कौन है उसका मालिक, एलोन मस्क। ओके, अनदर थिंग, एक्सरसाइज त्रिशूल। एक्सरसाइज त्रिशूल हुआ है ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे होता है, वेस्टर्न बॉर्डर, जो कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे कौन है, पाकिस्तान ही है। एंड अगर हम लोग ऊपर टॉप पे जाएं, वेस्टर्न साइड पे दुरान लाइन हो, तो अफगानिस्तान से हम लोग का टच होता है, बट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पे। सो वो बॉर्डर जो है 98 किलोमीटर्स का अराउंड है, तो वो है नहीं एक्चुअल में कनेक्टेड अभी। लेकिन ओवरऑल जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ बॉर्डर है हम लोगों का, वो पाकिस्तान से है, जो कि गुजरात एंड राजस्थान के मोस्ट ऑफ द रीजन में आता है। सो इस रीजन में जो है ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज होता है हम लोग का, एक्सरिसूद एनुअली होता है, जिसमें आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों ही मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें सिंपल का काम होता है कि इस बॉर्डर के इलाके पे जो है कम्युनिकेशंस बेटर करने के लिए अपनी एक्सरसाइज करते हैं कि कोऑर्डिनेशंस जो है इस्टेब्लिश हो पाए तीनों मिलिट्री सर्विसेज के में, ठीक है ना। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वैसल माहे, जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, को नेवी को जो है डिलीवर कर दिया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वेसल बनाया है माहे। माहे एक पोर्ट है पौडीचेरी में, अगर आप सर्च करें गूगल पे तो। सो माहे के नाम पे ये अपना एंटी सबमरीन वेसल इंडिजीनियस नाम रखा गया है, और नेवी को वो जो है ऑलरेडी डिलीवर कर दिया गया, किसके द्वारा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना। सो अनदर 7 इज ऑन द वे, टोटल 8 बन रहा है हम लोगों का, लेकिन एक जो है डिलीवर कर दिया गया है, अनदर 7 इज ऑन द वे। अनदर इंपॉर्टेंट इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो है इनोग्रेट किया है 8th ISA असेंबली। कहाँ पे, भारत मंडपम। भारत मंडपम कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। एंड ISA इज अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यू मस्ट हैव heard about इंटरनेशनल सोलर अलायंस बिकॉज इंडिया वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रांस एट द आउटसाइड ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो है आके गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका ओवरऑल काम होता है कि ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ सोलर, ठीक है ना। सो उस समय जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने कंट्रीज थे उनके लिए ही ये मेंबर्स ले सकते थे, उनके बीच में ही जो मेंबर्स थे वो ही ISA में जुड़ सकते थे। बट लेटर ऑन जो है सारे ही यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स के लिए ओपन कर दिया गया, एंड इट्स अमंग द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और वन मोर थिंग, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ही पहला वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुरुग्राम में। 2015 में फॉर्मेशन हुआ था। ओके, सो इट शुड बी रिमेंबर्ड, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। PYQs में भी आ चुका है, सो इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। इंडिया जो है पार्टिसिपेट किया है स्पेन के ओशियन स्काई 2025 में। ओशियन स्काई 2025 जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है ना। वो नेटो कंट्रीज ही मिलके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बना है जो कि ओशियन स्काइज का एक्सरसाइज में जो है इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट किया है। ओके, तो इट्स इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग, थाईलैंड एंड कंबोडिया के बीच में जो है एक पीस अकॉर्ड हुआ है, दैट इज कोलालमपुर पीस अकॉर्ड, जो कि किसने किया है पीस, ये ब्रोक
ये डोनाल्ड ट्रम्प ने किया है इन मलेशिया। 47th एशियन समिट हुआ है वहीं पे कोलालमपुर में मलेशिया में, तो वहीं पे एल पीस अकॉर्ड हुआ है बिटवीन द थाईलैंड एंड कंबोडिया। दो टेम्पल था जो कि डिस्प्यूटेड था, ठीक है ना, दो टेम्पल था, डेट इज प्रे विहार, जो कि ICJ ने ऑलरेडी 1962 में ये वर्डिक्ट सुना दिया था कि ये जो प्रे विहार टेम्पल है वो कंबोडिया का है। एंड लेटर ऑन 2013 में ये चीज़ सेम ICJ ने बोला था। ICJ क्या, ICJ एक जुडिशियल ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। 1945 में फॉर्मेशन हुआ था UN चार्टर के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर जो है द हेग नीदरलैंड में ही है। डोंट कंफ्यूज विद ICC, ICC इज डिफरेंट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो इसका हेडक्वार्टर भी हेग में ही है नीदरलैंड में, और वो रोम इंस्टीट्यूट के द्वारा चलता है, वो यूनाइटेड नेशन चार्टर के द्वारा नहीं चलता है, वो UN का पार्ट नहीं है, ICJ पार्ट है। ओके, अनदर थिंग, प्रे विहार, वी हैव टॉक्ड, प्रे विहार एक लॉर्ड शिवा टेम्पल है, वो कि यूनेस्को साइट्स में भी आता है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट टेम्पल जो कि प्रसाद ताम्योन टॉम कॉम्प्लेक्स है, जो कि अभी 2025 के जो डिस्प्यूट हुआ था, अभी मिलिट्री डिस्प्यूट हुआ था जिसमें अच्छा खासे पर्सनल की डेथ हुई है, ये प्रोमिनेंट पॉइंट था प्रसाद ताम्योन थॉम कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। सो ये तो अभी तक ICJ ने इसके रिलेटेड कोई वर्डिक्ट नहीं सुनाया है, बट ये जो KLP अकॉर्ड हुआ है इसमें जो दोनों कंट्री है वो एग्री किया उन्होंने कि एशियन एक बॉडी बनाएगी, एशियन बॉडी बनाएगी जो कि इसको देखेगी ये जो डिस्प्यूटेड लैंड है, और ये नॉन मिलिट्री जोन बनाया जाएगा। ओके, सो ओवरऑल इज दिस, लेट्स मूव टू द अनदर। ओके, दीज आर द क्वेश्चंस। एक्सरसाइज त्रिशूल जो है कंडक्ट किया जाता है नियर विच कंट्रीज बॉर्डर, वी हैव टॉक्ड अबाउट कि वेस्टर्न साइड ऑफ बॉर्डर जो कि पाकिस्तान से मिलता है मोस्टली हमारा, वो है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 इज अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है जॉइंटली फॉर्म्ड हुआ था, लॉन्च हुआ था विच टू कंट्रीज, इंडिया एंड फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया था 2015 में, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। So option number A will be correct for question number 10. Let's move to the another question. Question number 11. Question number 11 is talking about KL Kuala Lumpur Peace Accord 2025 में हुआ है, signed between which two countries? So we have talked about कि कोलालमपुर पीस अकॉर्ड अभी 47th एशियान समिट के टाइम पे हुआ है, ट्रंप ने डील आउट किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है ना, और इट्स बिटवीन द थाईलैंड एंड कंबोडिया। ऑप्शन नंबर A विल बी करेक्ट for the question number 11. Let's move to the important in-depth topic that is ASEAN. ASEAN क्यों न्यूज़ में है? ASEAN क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि जो 11th मेंबर जो कि पहले ऑब्जर्वर मेंबर माना जाता था, दैट इज तैमूर लिस्ते, इफ यू हैव हर्ड अबाउट तैमूर लिस्ते, उसको जो है 11th मेंबर मान लिया गया है इन द 47th समिट इन Kuala Lumpur in the Malaysia. So Timor Leste is now a member of the ASEAN, ठीक है, जो कि पहले 10 मेंबर था, अब जो है 11 मेंबर है। ओके, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ ASEAN? सो फॉर्मेशन क्यों हुआ था? सो इफ़ यू सी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द ASEAN, इसका फॉर्मेशन 1967 में हुआ था। 1967 में अगर आप सिंक्रोनाइज करें वर्ल्ड का, उस समय जियोपॉलिटिकल रीजन, उस समय जो है स्टार्टिंग ऑफ कोल्ड एरा था, ठीक है ना। सो देयर वाज अ डिवीजन बिटवीन USSR, दैट इज़ नाउ रशिया, इसका डिवीज़न हुआ बाद में तो रशिया बना। तो USSR एंड US के बीच में एक कोल्ड वार चल रहा था, जो कि डायरेक्टली कभी कन्फ्लिक्ट में तो नहीं आया, बट ऑन द अदर लैंड दूसरे कंट्री में जैसे वियतनाम वगैरह में, कोरिया वगैरह में जो है इन्होंने फाइट किया, बट अपने लैंड पे तो नहीं किया कोल्ड वार में। सो ये वो एरा है जब कोल्ड वार आ रहा था एंड वियतनाम वार वगैरह जो है उस समय था। सो दिस कंट्रीज इन आर वर इन अफेयर, क्योंकि इन्होंने अभी अभी इंडिपेंडेंस गेन किया था 1963 में, मलेशिया ने किया था 1945 के अराउंड जो है, थाईलैंड एंड कंबोडिया भी किया था 1965 में, सिंगापुर बना था मलेशिया में। सो दिस कंट्रीज वर वेरी न्यू, इंडिपेंडेंट अभी हुआ था, जैसे कि नन लाइन मूवमेंट नेहरू जी ने किया था उस समय, वैसे ही इन्होंने एक एशियान का फॉर्मेशन चाहा।
बिकॉज दे डोंट वांट टू अलाइन विथ एनी अदर कंट्री, एनी पार्टिकुलर कंट्री, क्योंकि एक पार्टिकुलर कंट्री के अगर आप अलाइनमेंट होते हो तो एक के दुश्मन हो जाते हो. दैट वाज आल्सो अ मेन रीजन फॉर द नॉन अलाइन मूवमेंट नैम. सो इसी पर्सपेक्टिव से एशियान का भी फॉर्मेशन हुआ. वेदर ये जो कंट्रीज थे जो कि फाउंडिंग मेंबर्स थे 5, वो इवन दो दे वर नॉट अ फ्रेंड, बट इन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये अपने मैटर्स जो है वो खुद ही डिसाइड करेंगे एंड दे विल बी टुगेदर इन एनी सिचुएशन. ठीक है ना. सो 1967 में फॉर्मेशन हुआ एशियान का बाय द बैंकॉक डिक्लेरेशन. ठीक है, 1967 8 अगस्त. और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ. और इसके जो हेड हैं वो कॉ किम हॉर्न है जो कि सेक्रेटरी जनरल है. और इसमें जो है अब बिकम 11 मेंबर हो गए हैं क्योंकि अभी तैमूर लिस्ते का एडिशन हुआ है. ठीक है. ओवरऑल पहले 10 मेंबर थे जिसका हम लोगों ने निमोनिक्स ऑलरेडी बना रखा था. दैट इज MBBS LICPVT. MBBS दैट इज डॉक्टर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रीफिक्स. एंड हम लोग LIC, यू ऑल गर्ल्स नो अबाउट LIC, हम जानते हैं कि सब जानते होंगे. देन प्राइवेट लिमिटेड PVT, इट्स इजी. सो MBBS LIC private limited, should have heard about it. M is about Malaysia. B is about Brunei. Another B is about Burma. Burma कौन सा कंट्री था? म्यांमार को हम लोग पहले बर्मा बोलते थे. ओके, यू शुड नो अबाउट बर्मा. पहला नाम था म्यांमार का जो कि अभी म्यांमार है. ओके. S was Singapore. L is about Laos. I is Indonesia. C is about Cambodia. P is Philippines. V is Vietnam. T for थाईलैंड. एंड अभी एडिशन हुआ है टी से ही तैमूर लिस्ते. ठीक है. सो इंडिया का मेंबर है क्या एशियान का? नहीं नहीं, एशियान का मेंबर नहीं है क्योंकि अभी मैंने सारी मेंबर को मैंने काउंट डाउन किया. एशियान का मेंबर इंडिया नहीं है. इवन दो एशियान का जो है एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, डायलॉग पार्टनर है इंडिया. सिंस 1990s एशियान जो है का मेंबर नहीं है इंडिया, बट एक डायलॉग पार्टनर है, एक ट्रेड पार्टनर जरूर है. ओके. सो वी हैव talked about everything that is important for your examination perspective. ASEAN related, ASEAN एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है जिसका फॉर्मेशन 8 अगस्त 1967 में हुआ था बाय द बैंकॉक डिक्लेरेशन. इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है. जिसके हेड जो कि सेक्रेटरी जनरल है वो काओ किम हॉर्न है. और 11 मेंबर कंट्रीज हैं. दैट इज MBBS, दैट इज मलेशिया, सिंगापुर. MBBS दैट इज मलेशिया, बर्मा, ब्रूनी, सिंगापुर, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड एंड तैमूर लिस्ते. ठीक है. और इंडिया जो है मेंबर नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट तैमूर लिस्ते. तैमूर लिस्ते जो है वन ऑफ द अभी न्यूएस्ट कंट्रीज में आते हैं जो कि इंडिपेंडेंट हुआ है. तैमूर लिस्ते का फुल नेम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तैमूर है जिसका कैपिटल इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा कैपिटल न्यू दिल्ली है, उसी के रिलेटेड है दिल्ली. DILI. ओके. और ये पाया जाएगा आपको नियर द इंडोनेशिया, तैमूर सी एंड मलय आर्किपेलागो के रिलेटेड आसपास है. एंड वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री भी है. ओके. सो these are all about ASEAN that you should know for your examination. Okay, let's move to the important question, that is ASEAN का फॉर्मेशन विच डिक्लेरेशन, किस डिक्लेरेशन से जो है एशियन का फॉर्मेशन हुआ था? वी हैव वर्ड अबाउट दैट इज बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967. ओके. 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन जरूर हुआ था, एशियन का फॉर्मेशन जरूर हुआ था, बट एक बैंक है दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक. एशियन डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन जो है ना 1966 में ही हुआ था. ठीक है. सो यू गाइस शुड रिमेंबर, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था. सो बहुत कोई कंफ्यूज कर देगा क्योंकि एशियन का ही फॉर्मेशन बैंकॉक डिक्लेरेशन से हुआ था 1967 में, लेकिन एशियन का जो बैंक है उसका फॉर्मेशन 1966 में ही हो गया था. ठीक है. अनदर थिंग, इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका जो है मेडलगोंग फिलीपींस है आई थिंक. ओके. Another thing, let's move to the another question, that is which of the following countries recently became the 11th member of the ASEAN? That is Timor Leste. We have what about 47th summit में भी एडिशन हुआ है. ठीक है. ओके. इंपॉर्टेंट डेट्स
सबसे इम्पोर्टेंट डेट्स इस बार वीक ही है। 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच जो है हम लोग विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाते हैं, ठीक है ना। इस बार का थीम क्या है? विजिलेंस आवर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। ओके, सो ये दोनों इंपॉर्टेंट जो डेट्स है वो एक ही चीज से रिलेट करते हैं, दैट इज 31 अक्टूबर, दैट इज द बर्थ डे ऑफ द भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द प्रोमिनेंट फिगर इन द इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। और इनका एक बहुत बड़ा मेजर रोल रहा था, प्रोविंसेस जो थे जो कि किंग्स के द्वारा चलाए जाते थे उनको इंडियन प्रोविंस में ऐड करने का, एडिशन करने का, ठीक है। तो दैट्स वाई हम लोग नेशनल यूनिटी डे ऑन द बर्थ डे ऑफ द भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिन मनाते हैं। और उसी अराउंड उसी वीक में जो है हम लोग विजिलेंस अवेयरनेस वीक भी मनाते हैं, ठीक है ना। सो नेशनल यूनिटी डे का इस बार थीम क्या है? एक भारत, आत्मनिर्भर भारत। और वन मोर थिंग, 150th बर्थ एनिवर्सरी रहा है इस बार, किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। डू रिमेंबर इट। ओके ओके, सो वी हैव टॉक अबाउट एवरीथिंग, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। हम लोगों ने न्यायपाठ 3.0 लॉन्च किया है, जो कि न्यायपाठ ऑलरेडी एक फर्स्ट साल हम लोग का चला था, देन न्यायपाठ 2.0 चला था। एंड वी हैव प्रूव्ड कि हम लोग के जो मटेरियल्स है, हम लोग की जो टीचिंग स्टाइल है, उससे जो है आपकी एग्जामिनेशंस क्रैक हो सकती है। हमारे जो रिजल्ट्स हैं ऑलरेडी आप लोगों ने देख रखा है, ठीक है। सो इन दिस न्यायपाथ कोर्स, न्यायपाथ 3.0 कोर्स, वी हैव एडेड मल्टीपल थिंग्स। आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है, इस बार ऑफलाइन मॉक्स भी अरेंज कराए जाएंगे। अगर जो बच्चे न्यायपाठ 3.0 में है और पर्टिकुलर एरिया में है हमारे सेंटर्स के पास, हमारे मॉक्स टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपके कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स, डिटेल्ड लेक्चर्स, हमारी जो लेक्चर्स होती हैं वो डिटेल्ड होती हैं। वी केयर्स अबाउट क्वालिटी, क्वालिटी इंपॉर्टेंस रखता है। सो लेक्चर्स कॉम्प्रिहेंसिवली मिलेंगे, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे लोग आपको, पीडीएफ, डीपीपीज, सपोर्ट, हेल्प ग्रुप्स, each and everything that you guys requires for your examination preparation, you guys will get it. Okay, so in this course you will get everything that is the key for your entrance examination any law college. Okay, another thing, इस न्यायपाठ 3.0 में इनरोल कैसे कर सकते हो? इनरोल करने के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, www.legitprep.in। यहाँ पे जाओगे तो आप जो है कोर्सेज पे जाओगे, हेडिंग पे, एंड दैट आपको न्यायपाठ 3.0 मिलेगा। अगर आप उसको ओपन करोगे तो वहाँ पे जो है आप डायरेक्टली इनरोल हो सकते हो, जिसका प्राइस का कोर्स है 15,999। एंड इफ यू गाइज फील कि वो बहुत ज़्यादा है, यू डू हैव अ ऑप्शन दैट वी आर announcing, or we have announced our Achievers Study Scholarship Test, and in this you will be getting 100% scholarship। टॉप 30 के जितने बच्चे होंगे वो 100% स्कॉलरशिप ले रहे हैं, जीरो पेमेंट। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग सेम एज दोज हु आर पेइंग 16,000। सो अगर 30 में नहीं आता है तो क्या, 31st से लेके 80 के बीच में जितने भी बच्चे रहेंगे उनको 50% स्कॉलरशिप हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो कोर्स में 50% ऑफ मिलेगा, सेम चीज़ मिलेगा। 81st से 100 के बीच में भी हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, 30% स्कॉलरशिप तो दोस्त जो कि 81st से लेके 100 के बीच में रह रहे हैं। सो यू नो कि यू आर कैपेबल। एंड वन मोर थिंग, क्या आएगा एग्जाम में? सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया गया है, वो देखो। जो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग यूट्यूब से वही आएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि क्या आएगा, यहीं से पढ़ो और एग्जाम दो और स्कॉलरशिप लो, क्रैक करो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो, बेस्ट लॉ कॉलेज में जाओ, बेस्ट लॉयर बनो कंट्री का, एंड अच्छा करो, ठीक है। सो you don't have to worry about, just enroll in the NAPA 3.0 or just do fill out the form for the entrance examination Achievers 30 and do crack the scholarship, get 100% scholarship. Thank you everyone, that's all for the day,
एंड डोंट हैव टू वरी अबाउट कि लेक्चर डिले है. वी विल डू ईच एंड एवरीथिंग टिल आवर एग्जामिनेशन. इन दिस प्लेलिस्ट यू विल गेट एवरी वीडियो. डू चेक इट आउट रेगुलरली कि वीडियो अपलोड हुई है कि नहीं हुई है. डू सब्सक्राइब आवर चैनल, टर्न ऑन द बेल बटन कि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे. और लाइक करिए, शेयर कर दीजिए जिसको भी ज़रूरत हो, आपको लगे कि कॉम्प्रिहेंसिवली करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, पार्टिकुलरली फॉर द जामिया, एएमयू, एमएससीटी एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि नहीं मिलता है. करंट अफेयर्स ऐसे पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से है, ना कि एसएससी के पर्सपेक्टिव से है, ना कि बैंकिंग के साथ पर्सपेक्टिव से है. हम लोग पीवाईक्यूज एनालाइज कर रखे हैं. वी नो विच टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, विच टॉपिक इज नॉट. एंड वन मोर थिंग, डू चेक आउट आवर वेबसाइट. वहाँ पे पीवाईक्यूज अपलोड कर रखे हैं हम लोगों ने. तो पीवाईक्यूज में जो है आप लोग जाओगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. देन स्टूडेंट का लॉगिन करने का ऑप्शन होगा एंड वहाँ पे जो है टेस्ट के फॉर्म में जो है आप क्विज दे सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम डू चेक आउट द वेबसाइट. यू गेट वेरियस रिसोर्सेज. टेस्ट सीरीज जो है वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है फ्री में. गो चेक इट आउट. पीवाईक्यूज दीजिए. पीवाईक्यूज दीजिएगा तभी तो पता चलेगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट है या भी नहीं है. पहले देखोगे खुद तब तो पता चलेगा. पहले देखो पीवाईक्यूज, तुम खुद देखो कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है जो पढ़ाया जा रहा है. एंड डू टेल अस अगर कोई भी चीज़ आपको चाहिए, एक्स्ट्रा वीडियो किसी टॉपिक के रिलेटेड, डू कमेंट इन दिस वीडियो और send it on our telegram channel. Contact the number in the website, ठीक है ना. या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें. डोंट हैव टू वरी अबाउट, कोई भी टॉपिक हो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो. हमें उसके रिलेटेड अगर टॉपिक के रिलेटेड जो है वीडियो बनाना हो तो हम लोग बहुत वीडियो भी बनाएंगे आपको, ठीक है ना. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. अल्लाह हाफिज़, बाय बाय.